हेलो मेडिकोज, वेलकम टू बायोमेट्रॉनिक्स। अभी शुरू के 15-20 मिनट में अपन ये समझेंगे कि अपन को क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ सारे ईयर के सब्जेक्ट्स धीरे धीरे अपलोड करेंगे। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी होगी, हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे साथ में, और पीजी की तैयारी भी अपन करते रहेंगे। हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स की अपनी एक सीरीज होगी जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेकर लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक। मैं अभी पैथो फार्मा माइक्रो की सीरीज स्टार्ट करूंगी, बाकी के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। देन अभी ये जो लेक्चर है ये पैथोलॉजी का लेक्चर है, तो यहाँ मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि पैथोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो पैथोलॉजी क्या है? It is divided into two terms, pathos and logos. Or we can say that it is made up of two words. Pathos, which means suffering, and logos, which means study. यानी कि ह्यूमन बॉडी की सफरिंग की स्टडी। ओके, जब किसी डिसीज की वजह से बॉडी में स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस आने लगते हैं, उसकी साइंटिफिक स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। फॉर सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी है ना। इस ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिसीज आ गई, एनी डिसीज एक्स वाई जेड। अब इस डिसीज की साइंटिफिक स्टडी, मतलब इस डिसीज की वजह से इसको कोई सी भी डिसीज हुई, उस डिसीज की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं। अब इन चेंजेस की वजह से हम, जो पेशेंट होता है वो इरिटेट होता है, वो डिस्टर्ब होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका टेस्ट करवाता है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। उसके बेसिस पर जो उसकी लैब रिपोर्ट्स आती हैं, उन लैब रिपोर्ट्स के बेसिस पर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब अपने को ये तो समझ में आ गया ना कि इसका मतलब क्या है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी पैथोलॉजी। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर्स का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है पेशेंट की डिसीज को डायग्नोस करना और उसको ट्रीट करना। डिसीज को डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट का टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो बहुत कॉमन है, सबको पता होता है। इन्हीं की लैब रिपोर्ट्स के बेसिस पर डिसीज डायग्नोस होती है, और इसको समझने के लिए पैथोलॉजी को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ इट वाज अ रफ, इट इज ऑल रफ। ये सिर्फ एक शुरू का थोड़ा सा टाइम हमने ये पढ़ा है, उसके बाद हम जो मेन मेन चीज़ें हैं वो कवर अप करेंगे। अब पैथो को तीन उसमें डिवाइड करते हैं। जो पैथोलॉजी है अपनी, वो तीन और टॉपिक्स में, मतलब तीन अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है, वी कैन से यूनिट्स। जैसे कि एक यूनिट हो जाएगी अपनी जनरल, ठीक है, जनरल पैथ। एक हो जाएगा अपना सिस्टमिक, एक हो जाएगा हेमैट। जनरल में कितने चैप्टर्स हैं, सिस्टमिक में कितने, हेमैट में कितने, अपन सारे एक एक करके पढ़ेंगे। जनरल का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सेल इंजरी और सेल अडेप्टेशन। तो वो वाला चैप्टर हम आज कवर करेंगे, और उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि अपन सेल अडेप्टेशन कर रहे हैं, तो सेल अडेप्टेशन में कितने टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, chapter is cell injury and cell adaptation. Now the topics to be covered in this chapters are cell adaptation, cell injury, necrosis, apoptosis, gangrene and fatty liver. सेल अडेप्टेशन में पांच चीज़ें पढ़नी होती है, वो होती है अट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपोप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। इन सब के एग्जाम्पल सहित हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेल इंजरी। सेल इंजरी में उसका हमको देखना है कि उसका डेफिनेशन क्या है, सेल इंजरी का मतलब क्या है, फिर सेल इंजरी के मैकेनिज्म्स क्या हैं, ठीक है, सेल इंजरी किन किन इटियोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से होती है, तो हम पहले वो चीज़ करेंगे। इसमें तीन चीज़ें सेल इंजरी में इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। तो ये जो सेल इंजरी वाला जो चैप्टर है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
जिसमें वो डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजी पूछते हैं। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस भी 20 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। नेक्रोसिस एक सेल डेथ होती है। एपोप्टोसिस भी सेल डेथ है। एपोप्टोसिस 20 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग में पूछ सकते हैं। गैंग्रीन 5 नंबर में पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, और 20 नंबर में भी पूछ सकते हैं, बट गैंग्रीन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है तो उसको जनरली 5 में ही, मतलब शॉर्ट में ही पूछते हैं। और फैटी लिवर 20 और 5 दोनों में आ सकता है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों का क्वेश्चन है। तो हम उस हिसाब से भी इसकी प्रिपरेशन करते चलेंगे, जैसे कि आई राइट रेड कलम। सेल अडेप्टेशन में जैसे, सेल अडेप्टेशन में बेसिकली डिफरेंसेस पूछते हैं। जैसे कि इसमें अट्रोफी हो गई तो अट्रोफी की डेफिनेशन और अट्रोफी के बारे में पूछ लिया, या फिर हाइपरट्रोफी के बारे में पूछ लिया। अगर 20 मार्क्स में लॉन्ग में पूछना है तो फिर पूरा का पूरा सेल अडेप्टेशन भी पूछ सकते हैं। वरना ज़्यादातर इसमें ये सब देखते हैं, जैसे कि मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में डिफरेंस पूछ लेंगे, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया में डिफरेंस पूछ लेंगे। इसका उस तरीके से चलता है। सेल इंजरी में पूछते हैं इसमें डेफिनेशन, etiology एंड पैथोजेनेसिस। ठीक है। नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस में भी यही, एंड इट इज ऑल्सो 20 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्रोसिस भी ये 20 और 5 दोनों में आ सकता है। एपोप्टोसिस 20, गैंग्रीन 5, एंड फैटी लिवर 20। जो भी 20 वाले हैं, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बिल्डिंग है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें अपन पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेल अडेप्टेशन पर आते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। तो सेल अडेप्टेशन क्या होती है बेसिकली, जब कोई भी नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल पे जब स्ट्रेस आता है तो उस नॉर्मल सेल में स्ट्रेस आने की वजह से सेल अडेप्ट होती है। और सेल जब अडेप्ट होती है तो वो 5 तरीके से अडेप्ट होती है। हाइपरट्रोफी, अट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपके हर्षमोहन का डायग्राम है। यहाँ पे ये है अपनी नॉर्मल, सॉरी, ये है अपनी नॉर्मल सेल। ठीक है, ये नॉर्मल सेल में हाइपरट्रोफी हुई, दिस इज हाइपरट्रोफी। ये हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा है कि जो सेल है वो उसका साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये हाइपरट्रोफी है, हाइपरट्रोफी। ये इसमें क्या हो रहा है कि सेल का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब सेल का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो भी एनलार्ज होंगे। ठीक है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स विच लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? इट इज़ बिकॉज, मतलब इसका फंक्शनल डिमांड बढ़ रहा है, इसमें वर्कलोड बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसकी दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो इसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाती हैं, एक हो जाती हैं इसकी पैथोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल नीड्स के बेसिस पर सेल अपने आप को एडजस्ट करती है जब स्ट्रेस आता है, और उसके बाद में फिर उसमें अडेप्टेशंस आते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को ही हम अडेप्टेशंस बोलते हैं। तो फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कोई डिसीज नहीं होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में ये होता है कि कोई भी बॉडी में कोई भी एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट की वजह से सेल अडेप्ट हो रही है। ठीक है, ये कोई डिसीज नहीं है। जैसे कि फिजियोलॉजी का एक एग्जांपल हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का, कि यहाँ पर एक एग्जांपल आएगा हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल्स इन एथलीट्स। जो एथलीट्स होते हैं उनकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाना, उनके जो सेल का साइज है वो बढ़ जाना, उनकी जो मसल्स हैं वो बढ़ जाना, उनका साइज बढ़ जाना, एनलार्ज हो जाना। ठीक है, तो ये उनकी नीड है। नीड क्या है कि वो दौड़ेंगे, एथलीट्स हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उनका जो एक फंक्शनल डिमांड, एक बॉडी डिमांड होता है, एक वर्कलोड होता है, वो उनका बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से ये हो रहा है।
अब पैथोलॉजिकल नीड में क्या होता है, ये हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेशन हो जाता है। हार्मोनल स्टिमुलेशन हाइपरट्रोफी में कैसा रहेगा कि कोई चीज़ अगर एम्ब्रियो में एक्सप्रेस हो रही थी, आफ्टर बर्थ नहीं एक्सप्रेस हो रही थी, तो वो आफ्टर बर्थ भी एक्सप्रेस हो रहा है वो हार्मोन। तो पैथोलॉजिकल में डिसीजेज आती हैं, लाइक देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ some diseases which is associated with the pathological hypertrophy। जैसे कि एक देखें हम कार्डियक हाइपरट्रोफी, तो कार्डियक हाइपरट्रोफी में आ जाएगा एक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, सिस्टमिक हाइपरटेंशन और एओर्टिक वॉल्व डिसीज है। स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी में आ जाएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस और कार्डियक अकैल्शिया। ठीक है, सो द टाइटल हियर इज हाइपर हाइपरट्रोफी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइपरट्रोफी पे कि हमको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे सेल अडेप्टेशन कर लेते हैं, इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी, सेल अडेप्टेशन। ओके, अरे ठीक है। नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये एक नॉर्मल सेल है। ओके, नॉर्मल सेल पे जब स्ट्रेस आता है, तो ये नॉर्मल सेल स्ट्रेस आने पर अपने आप को अडेप्ट करती है, और उस अडेप्टेशन के बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, 2, 3, 4 एंड 5। हाइपरट्रोफी, अट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया एंड डिस्प्लेशिया। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने ये वाले डायग्राम में देखा ही था कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मल सेल है, सेल का साइज बढ़ रहा है तो हाइपरट्रोफी हो रही है। और ट्रोफी कब हो रही है, जब सेल नॉर्मल सेल से छोटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे सेल का साइज कम हो रहा है, टिश्यूज ऑर्गन्स छोटे होंगे। हाइपरप्लेशिया में क्या हो रहा है कि सेल का साइज तो सिमिलर वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है। और मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये वाला करते हैं। हाइपरट्रोफी, अट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, इसमें क्या हो रहा है, देयर इज एन इंक्रीज in size of cell. There is there is decrease in size of cell. In hyperplasia, there is increase in number of cell, but size is same. मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया का डिफरेंस साथ में पढ़ेंगे। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले अपन एक कंसेप्ट समझते हैं, एक नॉर्मल सेल का कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। ठीक है, कि सेल अडेप्टेशन क्यों हो रहा है, सेल में इंजरी क्यों आ रही है, क्या क्या कहाँ पर सेल के कौन सी जगह पर स्ट्रेस आएगा जहाँ पे जिसकी वजह से सेल में अडेप्टेशन आएगा, सेल में इंजरी आएगा। तो वो हम चीज़ें यहाँ पर एक बार बेसिक से समझते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि नॉर्मल सेल में क्या होता है, देयर इज अ डायग्राम ऑफ नॉर्मल सेल। ये हमने नॉर्मल सेल बनाया, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमने एक न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाया, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के मतलब इट इज़ अ रफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसमें
एक मतलब ये बनाना ज़रूरी थे, राइबोसोम्स बनाना ज़रूरी थे बिकॉज इट इज़ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम यहाँ पे लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग में क्या आ जाएगा, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस along with nucleolus, nu- nucleus, ये nucleolus, this both things are necessary for DNA synthesis. Now this is endoplasmic reticulum. Sorry, this is endoplasmic reticulum. Now this endoplasmic reticulum is important for protein synthesis. Okay. Now this is mitochondria. Mitochon Mitochondria. And this is important for ATP synthesis. This is the powerhouse of the cell. अब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इन चारों में से जब किसी भी एक में कोई स्ट्रेस आता है, किसी भी ईटियोलॉजिकल एजेंट की वजह से, जब भी इन सारी चीज़ों में कोई स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस आने की वजह से ये अपने आप को अडेप्ट करती हैं। अगर स्ट्रेस एक बार रिमूव हो जाता है तो सेल वापस से इट इज़ रीस्टोर्ड नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हट रहा है, वो स्ट्रेस रिमेनिंग है, वहीं रह रहा है, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर सेल इंजरी करवाता है। अब सेल इंजरी भी दो तरीके से होती है, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी का कंसेप्ट आगे देखते हैं, अभी अपन सेल अडेप्टेशन का देखते हैं कि सेल अडेप्टेशन में क्या हो रहा है। सेल अडेप्टेशन में नॉर्मल सेल पे जब स्ट्रेस आ रहा है तो वो सेल अडेप्ट हो रही है। नॉर्मल सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स पर आ रहा है वो हमने इसमें इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ लिया है। ओके, अब इसकी एक डेफिनेशन होती है। अपन सेल अडेप्टेशन की सबसे पहले एक डेफिनेशन कर लेते हैं, वो कौन क्या होती है कि सेल cellular adaptations are the adjustments which the cell makes in response to stress, which may be for the physiological or pathological needs, and once the stress is removed the cell is restored normally. यहाँ पे देखो इसकी definition. cellular cellular adaptations are the adjustments which the cell makes in response to, मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स में ये लिखते जाइए, in response to stress which may be for physiological or pathological needs. All right, once stress is removed
The cell is restored normally. Cell is restored normally. आपको इसी तरह से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना है और साथ में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू, एक अच्छा सब मिल जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए और साथ ही साथ इसमें सिर्फ हर्षमोहन नहीं, रॉबिन्स भी कवर हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें रॉबिन्स की भी हैं। तो आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पे इस लेक्चर में कवर अप होती जाएंगी, स्लोली एंड स्टडी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक हाइपरट्रोफी। अब सबसे पहले हम सेल अडेप्टेशन का एक टॉपिक देख लेते हैं, विच इज हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी। ओके। अब हाइपरट्रोफी में हमने एक चीज देख ली, क्या है, देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल एंड विच लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अच्छा, इन सब में ना, अब इन सब की वो बनाते हुए चलना, हर्ष मोहन ने इन सब की वो दे रखी है, हिस्टो के डायग्राम्स दे रखे हैं, तो वो हिस्टो के डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। पैथोलॉजी में अगर आपको स्कोर करना है अच्छे से, तो हिस्टो के डायग्राम्स जहाँ जहाँ भी जिस जिसमें दिए हैं उसमें आप बना कर आइए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड दे आर वेरी इजी टू ड्रॉ। कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती उसको ड्रॉ करने में। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, कि इंक्रीज इन साइज, increase in size of cells which leads to enlargement of tissues and organs। टिश्यूज और ऑर्गन्स में एनलार्जमेंट हो रहा है। ओके। अब इसके कॉजेस, इसमें ना आप ऐसे ही लिखना जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको जो पहला लेक्चर है उसमें मैं आपको खुद से लिख के बता रही हूँ। आगे वाले जो आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसमें मतलब मैं पूरे स्लाइड्स तैयार करके रखूंगी। अभी मैं आपके साथ तैयार कर रही हूँ सो दैट आप मेरे साथ ही तैयार करते जाओ, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। उसके कॉजेज में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था इसके क्या कारण होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों की वजह से। ठीक है। तो नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड और वर्कलोड। ओके। अब इसके वही दो रीजंस, द फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एंड द सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हमने क्या देखा था, इसका एग्जाम्पल क्या था, हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल्स इन एथलीट्स, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। हाइपरट्रोफी ऑफ skeletal muscles in athletes। पैथोलॉजी का ये वाला अपन देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा था फिजियोलॉजी का, यहाँ पे देखते हैं पैथोलॉजिकल नीड्स। पैथोलॉजिकल, इसमें क्या क्या आ जाएगा पैथोलॉजिकल में, इसमें दो चीज़ें आएंगी। ओके। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, हम यहाँ पे वो देख रहे हैं। एक होती है अपनी कार्डियक हाइपरट्रोफी। ठीक है। एक होती है अपनी सिस्टमिक, सॉरी, स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी। स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी।
कार्डियक हाइपरट्रोफी के एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी नंबर वन। ये क्यों हो रहा है? सिस्टम मतलब हाइपरटेंशन की वजह से, सिस्टमिक हाइपरटेंशन एंड एओर्टिक वॉल्व डिसीज है, एओर्टिक वॉल्व डिसीज। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, सिस्टमिक हाइपरटेंशन और एओर्टिक वॉल्व डिसीज। राइटिंग थोड़ा सा बकवास आ रहा है पर तो मैनेज कर लेना। बस आज का लेक्चर है, वो भी मैं इसलिए ऐसे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपको मेरे साथ साथ भी लिखना है। स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी, स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी में आ जाएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस और कार्डियक अकैल्शिया। पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड कार्डियक अकैल्शिया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरा इसके एग्जाम्पल्स देख लिए, इसके कॉजेज देख लिए। अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरट्रोफी? ठीक है, पैथोजेनेसिस या फिर मैकेनिज्म। अब हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स। सेलुलर प्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं। देयर आर सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि TGF बीटा, IGF-1, ओके। एंड ये तो एक रीज़न हो गया ग्रोथ फैक्टर। फिर मैकेनिकल स्ट्रेस का बढ़ जाना जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन वर्कलोड, ओके। देन हाइपरट्रोफी एगोनिस्ट का बढ़ जाना। हाइपरट्रोफी, एक होता है एंटागोनिस्ट और जो बढ़ाएं वो होते हैं एगोनिस्ट। तो यहाँ पर एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट कौन से हैं? एंजियोटेंसिन 2 और NO, ठीक है। अब ये तीनों ये मिलकर क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को। एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अब सेलुलर प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज होगा तो ग्रोथ फैक्टर्स, मैकेनिकल स्ट्रेस, हाइपरट्रोफी एगोनिस्ट ये सब भी इंक्रीज होंगे। ये सब जब इंक्रीज होंगे तो ये सब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करेंगे और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जब एक्टिवेट होंगे तो फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये कौन से हो जाएंगे? एक होगा अपना GATA4, GATA4, NF18 एंड MEF2, सॉरी, MEF2, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जब इंक्रीज हुए तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये तीन चीजें कर रहे हैं।
फर्दर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक जीन्स, इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक जीन्स और फीटल जीन्स, जैसे कि ANF, इट इज़ नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर होता है, ये कब एक्सप्रेस होता है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एम्ब्रियोनिक हार्ट, बट इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ये एक्सप्रेस नहीं होता है, लेकिन कार्डियक हाइपरट्रोफी में ये जो ANF है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये री एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है क्या बेसिकली? तो ये एक हार्मोन है जो कि क्या करवाता है, सॉल्ट का सिक्रीशन करवाता है। सॉल्ट सिक्रीशन करवाता है कहाँ से? बाय किडनी। और ये किस में हेल्प करता है? ये ब्लड वॉल्यूम को लो रखता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों को लो रखने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर एक और जो नई चीज़ आती है इसमें, वो होती है सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे तो मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये क्या कर रहा है? ये वर्कलोड को कम कर रहा है, ठीक है। वर्कलोड को यहाँ पे इसने कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये क्या कर रहा है? मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, ओके। ये हमको समझ में आ गया। ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये पूरा समझ में आ गया। क्या पढ़ा यहाँ पर पैथोजेनेसिस में? इंक्रीज से सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन, जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स, मैकेनिकल स्ट्रेस, हाइपरट्रोफी, एगोनिस्ट इंक्रीज हुए। इन्होंने क्या करा? एक्टिवेशन करा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का। उसके बाद इन्होंने एक्टिवेट करी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ने एक्टिवेट करा किसको? प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद फिर एम्ब्रियोनिक जीन्स और फीटल जीन्स इसमें इंड्यूस हो गए, और फिर सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हुआ, जिसकी वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ा। ये जो ANF होता है, ये एक हार्मोन होता है। ये क्या होता है? ये बर्थ के पहले प्रेजेंट होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ ये नहीं होता है। कार्डियक हाइपरट्रोफी में ये आफ्टर बर्थ री एक्सप्रेस होता है, और ये क्या करवाता है? किडनी से सॉइल सिक्रीशन करवाता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को लो करने में वेरी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक बस आखिरी पॉइंट बचा है इसका, वो है इसका मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी, मतलब ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी बचा है। उसके बाद फिर हाइपरट्रोफी खत्म। ये अपना फोर्थ पॉइंट था ना। मॉर्फोलॉजी। अब ये आप खुद बताओ इतना समझने के बाद में कि आपको मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे क्या दिख रहा है? ग्रॉस। ग्रॉस क्या बनेगा इसका? बहुत आसान है इसका। ग्रॉस क्या बनेगा? कैसा दिखेगा आपको ऑर्गन, मतलब सामने से अगर आप देखोगे हाइपरट्रोफिक सेल को, तो वो कैसी दिखेगी? हाइपरट्रोफिक ऑर्गन को देखोगे तो कैसा दिखेगा? एनलार्ज्ड दिखेगा। तो इसका ग्रॉस क्या हो जाएगा? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड ऑर्गन। इसकी माइक्रोस्कोपी अगर देखें तो माइक्रोस्कोपी में हम क्या देख सकते हैं? माइक्रोस्कोपी में क्या हो रहा है? देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। सेल का जो साइज है वो बढ़ रहा है। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल और टिश्यू। ऑल राइट। इसका एक बार अपन वो देख लेते हैं, हिस्टो भी देख ही लेते हैं। इसका हिस्टो मुझे याद है फिलहाल, बहुत आसान सा हिस्टो है।
ये क्या हो गई? हाइपरट्रोफीड मायोकार्डियल फाइबर्स। हाइपरट्रोफीड मायोकार्डियल फाइबर्स। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियर एनलार्जमेंट। ओके, तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है हाइपरट्रोफी वाला, ये पूरा आपका कवर हो चुका है। हम आगे पढ़ेंगे इसमें और ट्रोफी पढ़ते हैं। और ट्रोफी से आपको प्रॉपर नोट्स मैं देना शुरू कर दूंगी। अभी आपका ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, वरना चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बस एक आज का एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू था। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आपको मेरा समझाना, मेरा तरीका ये अच्छा लगा हो और नोट्स वगैरह, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक यू सो मच।